बट जो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें 80% फार्मर्स है और जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में, वहाँ पे कोई अपब्रिंगिंग या वहाँ पे कोई नया स्टार्टअप जो है बहुत कम आते हैं। और लोगों को लगता है, जैसे आपने कहा, कि काफ़ी लो इनकम मार्केट है तो क्या ग्रोथ हो पाएगी, बट वही तो चेंज करना है, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो फंड रेज की ज़रूरत थी हमें, तो फंड रेज के लिए हमने एक्चुअली काफ़ी दरवाजे खटखटाए हमने। क्लोज टू, मैंने शायद अपने एक्सपीरियंस में 80 to 90 मैं एंजल्स और वीसी से बात कर चुका हूँ, एंड रिजेक्टेड बाय ऑल ऑफ देम। एंड पर जब हमारा एपिसोड एयर हुआ और उसके बाद जो रिस्पॉन्सेस आए, मतलब पिछले 2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा एक्चुअली लोगों ने हमारा वेबसाइट विजिट किया है। तो बट करेक्ट। सो अमेजिंग, मतलब इतना सारा प्यार मिल रहा है। मेरी जो वाइफ है वो खुद मुझे चिढ़ाती है कि तो तू सेलिब्रिटी बन गया है करके। तो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है श्री शंकर सर की कंपनी का नाम है ब्रेन वायर्ड और उनका प्रोडक्ट है वी स्टॉक, जो कि काउज होते हैं। उन काउज को जो डिसीजेस होते हैं, उनको कुछ प्रेगनेंसी वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट हम इस डिवाइस से कर सकते हैं। सर शार्क टैंक इंडिया में गए और बहुत अच्छा उनको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। आज हम उनसे बात करेंगे उनके इस डिवाइस के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, ऑल्सो अबाउट द शार्क टैंक इंडिया का उनका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में। सर, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले मुझे मतलब जब मैंने आपका पिच देखा तो एक ट्रेडिशनल फील मुझे आया उसमें। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए भी कि एक बहुत अच्छा पिच आपने दिया। एक मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की जो खुशबू होती है वो उसमें आई। थैंक यू सो मच। हमारा प्लान यही था, क्योंकि हम जो बना रहे हैं फार्मर्स के लिए बना रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि जो अप्रोच है, क्योंकि हम भी फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो ऑथेंटिसिटी होती है वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि ये प्रोडक्ट है क्या? इस प्रोडक्ट से जो हिंदुस्तान के फार्मर्स हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी बिजनेस कंपनीज है, उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि फार्मर्स के लिए आपने ये प्रोडक्ट्स अभी बनाया है, तो कैसे वो यूज कर सकते हैं, बेनिफिट्स वगैरह, स्पेसिफिकेशंस, उसके बारे में आप क्या बताओगे? जी, तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट है उसका नाम है वी स्टॉक, जैसा आपने बताया। तो वी स्टॉक जो है एक IoT बेस्ड ईयर टैग है। ईयर टैग यानी कि जो गाय के कान पे लगाया जाता है। तो उसका जो मेजर बेनिफिट है इसके से ये होता है कि एक जैसे कि हम स्मार्ट वॉच सब पहनते हैं, तो स्मार्ट वॉच हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, कितना हम चल रहे हैं, कितना हमारा ऑक्सीजन कितना है, हमारा हार्ट बीट कैसा है। उसी तरह ये गाय के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और ये बताता है कि गाय की जो सेहत है वो कैसी है, वो दिन में कितना क्या क्या कर रही है, कितना टाइम वो खाना खा रही है, कितना टाइम रूमिनेट कर रही है, कितना पानी पी रही है। तो इस सब से जो इन्फॉर्मेशन है हमें जब मिलता है, तो हम इससे बता पाते हैं कि जो गाय है वो बीमार है या नहीं, वो हेल्दी है या। और उसके अलावा उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जो जैसे कि डेयरी फार्मर्स को आप ले, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो गाय की उत्पादन क्षमता हो वो ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ज़्यादा ही वो दूध मिलेगा और वो उसको बेच पाएंगे। तो उसके लिए उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी की जो सिनेरियो में क्या होता है कि फार्मर्स जो है वो एक डेट का ये रखते हैं कि हाँ, अगर इस डेट को इसका हीट साइकिल है तो अगले महीने इसी डेट के आसपास आएगा। तो वो बुलाते हैं डॉक्टर को और इंसेमिनेट करने को देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 5 या 6 बार ट्राई करने के बाद भी वो गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो फिर उनको क्या कि एक और महीना वेट करना पड़ता है दोबारा ये ट्राई करने के लिए। तो यानी कि वो 1 महीने का जो मिल्किंग है जो भी है वो सब गया। तो वो उस टाइम उनको फीड देना पड़ता है, क्योंकि गाय को खाना देना पड़ता है, ये सब देना पड़ता है। तो उसके लिए वो एक्सपेंड कर रहे हैं, पर कुछ प्रोडक्टिविटी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और एक स्टडी के हिसाब से देखें तो एक्चुअली इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें 18,000 करोड़ रुपए जो साल का लॉस होता है, क्योंकि फार्मर्स जो है सही समय पे बीमारी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो ये जो मेजर कोर प्रॉब्लम है, ये एक तो फार्मर्स सॉल्व कर पाएंगे डिवाइस से। और दूसरा जो है वो है कि इनका जो पूरा फार्मिंग का जो सेटअप है
वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जैसे कि आपके पास हर एक, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, उस तरह हर गाय का एक पूरा बायोडेटा होगा जिसमें कि आप उसके बारे में सभी जानकारी सेव कर सकते हैं। और जब जैसे फ्यूचर में आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम करना, कुछ भी करना, तो आप ये दिखा के बता सकते हैं कि ये है हमारा गाय और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या तो वो क्लेमिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है। उसी तरह जब आपका फार्म का पूरा एक अच्छा सा डेटा या रिपोर्ट होता है ना, तो वो आप बैंक के पास लेके जा सकते हैं और बैंक से नया लोन भी ले सकते हैं कि हमारे बैंक में इतना परफॉर्मेंस हो रहा है तो इसका भी बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो दोनों तरफ से फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये डिवाइस। और ये काफ़ी फार्मर्स को पता नहीं इसका बेनिफिट क्या है, तो वो जो है वो भी हम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गाय के कान पे लगा के सिर्फ रखना नहीं है। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि सीधा आपके स्मार्टफोन पे आ रही है और आपको आपके लोकल लैंग्वेज में मिल रहा है। मतलब आप अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में, मराठी बोलते हैं तो मराठी में, तो वो सब उसको लोग तो आप समझ भी पाएंगे कि क्या करना है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास काफ़ी सारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, तो वो कंसल्टेशन देते हैं कि जैसे कि आपकी ये गाय को कुछ हो गया तो कौन सी दवाई देनी है, कब कब देनी है, कैसा कुछ खाद में कुछ परिवर्तन लाना है तो वो कैसे परिवर्तन लाना है, तो वो सब का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहता है। तो एक तरह से हम हर एक फार्मर के, हर एक गाय के लिए इंडिविजुअल केयर करते हैं कि ताकि वो निश्चिंत रहे। अगर वो गाय फार्म पे ना भी हो, घर पे हो, तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी फार्म पे होगा सीधा सीधा उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि देखो कुछ ना कुछ तो हुआ है। इससे बहुत सारे इंडिया के फार्मर्स को बहुत एक बेनिफिट मिलेगा और उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो लॉस होता है इन डिसीजेस के वजह से, वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सर अब हम स्टार्ट करते हैं, लाइक कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप ऐसा कुछ फार्मर्स के लिए बनाए? बिकॉज सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखे हैं कि जो फार्मिंग सेक्टर में नहीं जाना चाहते बिकॉज दे थिंक दैट कि मार्केट तो बड़ा है बट उसमें पैसा कम है, ऐसा उनको लगता है। बट सर आपने ये फील्ड कैसे चूज की, एग्रीकल्चर, और उसमें आपको ये आइडिया कैसे आया? जी, तो एक्चुअली हमने, मेरी ये शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो फार्मर्स थे, डेयरी फार्मर्स थे इन पर्टिकुलर। तो हम जब छुट्टियों में गांव आते थे तो हमारे गांव में जो डेयरी फार्म था, तो उस टाइम काफ़ी बच्चों, गाय के बच्चे होते, बछड़े, वो काफ़ी सारे फार्म पे थे, तो हम लोग खेला करते थे, तो काफ़ी सारा टाइम उनके साथ हमने स्पेंड किया है। सो उसी दौरान एक दिन हमारे जो बहुत ही ख़ास गाय थी फार्म पे, उनको कुछ अचानक से कुछ बीमारी हो गई। तो नज़दीकी डॉक्टर काफ़ी दूर था एंड सही समय पे जो क्या बोलते हैं चिकित्सा की ज़रूरत होती है वो समय पे नहीं मिल पाई, क्योंकि डॉक्टर को आने में काफ़ी देर लग गई। तो जब तक वो आए, शायद गाय की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, कुछ ज़्यादा लेट स्टेज में पहुंच चुका था, तो बचा नहीं पाए। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की पर नहीं बचा पाए। तो वो एक दिन हमारे फैमिली को, मैं सबको याद है क्योंकि वो जो गाय थी वो हमारे साथ बचपन से थी, सो सबका काफ़ी अटैचमेंट था उसके साथ। तो जब ऐसा हुआ तो मतलब फैमिली का एक मेंबर की तरह थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो वो एक काफ़ी सदमे वाली बात थी। तो उस दिन डॉक्टर ने एक बात कही थी कि शायद अगर हमें इस बीमारी की जो जानकारी पहले मिल जाती तो शायद हम उसको बचा पाते। तो वो जो माइंडसेट था, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाना है तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि फार्मिंग कम्युनिटी की बात कर पाए। तो हाँ, जैसा आपने कहा करेक्ट है, सभी जो एंटरप्रेन्योर्स जो आते हैं वो उनका काफ़ी फिनटेक में या फिर एडटेक में, ई कॉमर्स, उन सब में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आता है। बट जो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है जिसमें 80% फार्मर्स है और जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में, वहाँ पे कोई अपब्रिंगिंग या वहाँ पे कोई नया स्टार्टअप जो है बहुत कम आते हैं। और लोगों को लगता है, जैसे आपने कहा, कि काफ़ी लो इनकम मार्केट है तो क्या ग्रोथ हो पाएगी। बट वही तो चेंज करना है, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश के जो लोग हैं उनकी खुद जो एक प्रोग्रेस होगी, वो खुद अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आ पाएंगे, उनका खुद का जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो हमने यही सोचा हमने, क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेयरी मार्केट वो इंडिया है, लेकिन तब भी हम जो बना रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है और हमारे जो फार्मर्स है वो बहुत पुअर है। तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा एक जो है गैप है, तो वो गैप हमें फिल करना है। करेक्ट।
करेक्ट। सर हम आते हैं कि ये जो इंसिडेंट्स आपने बताया, आपने शार्क टैंक इंडिया में भी इस इंसिडेंट्स का जिक्र किया था, तो सर ये इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ कब था, मतलब लाइक आपकी एज कब क्या होगी उस टाइम? एज मैं 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई थी, मतलब 10th के एग्ज़ाम्स के बाद हम वेकेशन पे आए थे, तो वो एक एज था। तो तभी हाँ, मतलब आप टीनेजर एज में थे, करेक्ट करेक्ट। तो सर मतलब हाँ, तो सर जब मतलब फिर उसके बाद आपने इंजीनियरिंग किया, वो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही किया है जैसे आपने बोला। जी। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने 11th में जो है साइंस एंड मैथ्स को चूज़ किया था। उसके बाद साइंस इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला लिया, और वहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ काफ़ी सारा अटैचमेंट हो गया। तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट की शुरुआत खुद हमारी प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर में, जो फाइनल सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट करना होता है, मेजर प्रोजेक्ट, उस रूप से हुआ था इसका शुरुआत। और फिर ओके सर, मतलब जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उससे आपने स्टार्ट किया ये मतलब तभी से आपके दिमाग में था ऐसा ही कुछ करना है? हाँ। जब आप स्टूडेंट थे तभी से? हाँ, जब से स्टूडेंट ओके सर। हाँ ओके। जो स्कूल का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी मैंने सोचा था कुछ ऐसा करना है, पर उस टाइम टेक्नोलॉजी के लिए उतना आइडिया नहीं था। तो जब कॉलेज में आए तो हमने उसके बारे में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। ओके ओके ओके। सर हम आते हैं आपकी ओवरऑल जर्नी। सर अभी इसमें दो पार्ट आते हैं, एक कि इसके बाद आप जॉब भी कुछ कहीं पे जॉब भी कर सकते थे, और दूसरी बात कि आपने बिजनेस चूज किया। तो सर ये आपको बिजनेस पहले से करना था? हाँ, एक्चुअली बिज़नेस पहले से करना था। तो एक्चुअली मेरे फैमिली में एक मेंबर हैं जो जिनका खुद का बिज़नेस है, तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर था। और हम एक्चुअली मैंने कॉलेज के बाद मैंने जॉब की थी। मैंने वो जॉब मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे बिज़नेस के बारे में जानते हो कि मैं एक टेक बैकग्राउंड से आ रहा था। तो टेक्नोलॉजी तो हम बना सकते हैं, पर उसको बेचना, उसको कन्विंसिंग बनाना, तो उसका मुझे आइडिया नहीं था। मार्केटिंग पार्ट मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने एक कंपनी में काम किया, ऑलमोस्ट 1 साल के करीब मैंने काम किया, और जितना हो सका उतना सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ ले लिया। एंड देन उसके बाद, और उसका ऑब्वियसली स्टार्टअप शुरू करने थोड़ा पैसा भी चाहिए, तो वो पैसा भी मैंने इकट्ठा करके इसमें ऐड किया, और फिर तब से हमने शुरू किया। सर जब आपने स्टार्ट किया तो जो आपने अभी पैसे के बारे में बोला, तो जो इन्वेस्टमेंट था, स्टार्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट, तो आपका कुछ जॉब वाला सेविंग होगा, और बाकी जो स्टार्टिंग वाला इन्वेस्टमेंट वो कुछ फैमिली सपोर्ट, मतलब आपने वो कैसे गैदर किया? तो हाँ, फैमिली का थोड़ा सपोर्ट था, बट मैं नहीं चाहता था कि फैमिली को ज़्यादा बोझ दिया जाए। और तो इसलिए मेरा जो सैलरी था उसी में से मैं क्लोज टू मैंने 2.5 लाख्स के करीब मैंने सेव कर लिया था सैलरी से। उसके अलावा भी मेरे पास थोड़े पैसे थे पहले के मेरे सेविंग्स के, तो अप्रॉक्सीमेटली मिला के 5 लाख के करीब अमाउंट था, जो मैंने और मेरे को फाउंडर ने भी ऐड करके भी पुट इन द कंपनी। यस यस, ओके ओके। सर अब आते हैं बिजनेस जर्नी के ऊपर। आपने आपकी कंपनी फॉर्म की, वो टाइम से अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? आप उस जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उसके साथ ऑब्स्टेकल भी हमें आते हैं सर जब हम कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। जी, तो एक्चुअली हाँ, शुरुआत हमारी जो हुई थी वो 2018 में एक्चुअली हमने पार्टनरशिप फर्म की तरह हमने किया था शुरुआत। तो उस टाइम हमारे पास आइडिया था, आइडिया इतना फाइन ट्यून नहीं था कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो पहले क्या, हमने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हमने स्पेंड किया कि उस प्रोडक्ट को कितना हो सके उतना अच्छा एक मॉडल बना पाए, जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। और टीम का मिलना मुश्किल था, क्योंकि जो लिमिटेड फंडिंग थी, क्योंकि हम हार्डवेयर बना रहे हैं, तो हार्डवेयर में काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो जो लिमिटेड फंडिंग बच रही थी उससे हम ज़्यादा टीम नहीं एक्सपेंड कर पाए। तो जो हमारे दोस्त थे जो हमारे साथ जुड़े वही थे इनिशियली हमारे साथ, तो हमने उनके साथ जितना हो सके उतना हमने किया। उसके बाद हमने प्लान किया कि चलो इसको अब रजिस्टर्ड कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमने किया। तो फंड रेज की ज़रूरत थी हमें, तो फंड रेज के लिए हमने एक्चुअली काफ़ी दरवाजे खटखटाए हमने। क्लोज टू, मैंने शायद अपने एक्सपीरियंस में 80 to 90 मैं एंजल्स और VC से बात कर चुका हूँ, एंड रिजेक्टेड बाय ऑल ऑफ देम। एंड हाँ, तो रिजेक्टेड बाय ऑल ऑफ देम। और ये ऐसा नहीं कि उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि कोई कर रहा है ऐसा अच्छा इम्पॉर्टेंट आइडिया, बट हम काफ़ी अर्ली स्टेज में थे। मतलब हमारे पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, बट उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या वैलिडेशन कुछ नहीं था। तो वी वर टू अर्ली, जो उनका वर्ड
जो उन्होंने यूज़ किया, वी वर टू अर्ली टू इन्वेस्ट। तो वो स्टेज पे तो हमें काफ़ी रिजेक्शंस मिले इनिशियली, मतलब हमने सोचा था कि एग्रीटेक है, और उस टाइम जो था वो फिनटेक और एडटेक का ज़माना था, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। एग्रीटेक में उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं थे और इन्वेस्ट नहीं कर रहे। करेक्ट, एग्रीटेक का इन्वेस्टमेंट स्पेस ही उतना बड़ा नहीं था कि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा हिचकिचाहट थी कि करना है या नहीं करना है। तो हमने काफ़ी रजिस्ट्रेशंस मिले इनिशियली, और उसी दौरान जो था वो कोविड का टाइम भी शुरू हो गया। तो उस टाइम हमारे पास जितना भी जो हमारे पास पैसा था वो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका था। वी वर लाइक ज़ीरो पे चल रहे थे हम लोग, और कंडीशन बहुत बुरी थी कि हम अभी ऑब्वियसली टीम में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी भी फैमिलीज़ है, हमारी भी फैमिलीज़ है, तो उसका भी देखना पड़ता है हम लोगों को। करेक्ट सर, यस। इनकम कुछ नहीं था, तो एक टाइम ऐसा आया जब कोविड पीक पे था, लॉकडाउन हो गया, कि मैं और मेरे को फाउंडर बात कर रहे थे फ़ोन पर। हमने सोचा कि क्या ये बंद करना पड़ेगा, क्या ये नहीं आगे चल पाएगा। तो उस स्टेज तक हम पहुंच चुके थे कि ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिया था कि शायद ये बंद हो जाएगा, पर हमने सोचा नहीं थोड़ा और ट्राई करते हैं, नहीं कुछ तो होगा, कोविड आ गया कोई बात नहीं, हम वी कैन डू दिस। एंड हमने एक लास्ट इन्वेस्टमेंट पिच की, और थैंकफुली इनफ बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छी गई, और इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने का सेलेक्ट किया, उनको खुशी हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और वैसे हमारा पहला इन्वेस्टमेंट हमें मिला। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद हमने इवन तो ऑब्स्टिकल्स आए, बट हमने टीम भी बड़ी बना ली और हमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिल गया, तो हम आगे लेके जा पाए। सर पहला इन्वेस्टमेंट कितना था जो मतलब आपको मिला? पहले हमने छोटा राउंड किया था 27 लाख का। ओके सर, एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको रुक नहीं जाना है। ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि अभी आपने 90 पिचेस किए हैं, 90 आपने इन्वेस्टर के सामने पिच किया, बट उसके बाद आपको रिजेक्शन मिला, बट आपको एक 27 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला। उसके बाद आपका सफ़र स्टार्ट होता है एंड देन यू आर इन शार्क टैंक, और आज आपके साथ इंडिया के बहुत मतलब सबसे बड़े शार्क्स हम कहे तो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आपके साथ है। इसको मतलब इन केस ऑफ फंडिंग भी सर, बट फंडिंग से ज़्यादा व्हाट आई थिंक इन शार्क टैंक इंडिया इज़ द गाइडेंस यू विल गेट फ्रॉम दोज पीपल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी exactly. तो शार्क टैंक इंडिया के बारे में आप क्या कहोगे सर, कि आपको कैसे लगा कि शार्क टैंक इंडिया से भी आपको फंडिंग लेनी चाहिए? मेन आपका उसमें देखने का नजरिया क्या था? आपने यूएस ऑस्ट्रेलिया में जो शो था शार्क टैंक वो देखा था क्या? एंड देन मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी हाँ, तो पहले तो हाँ मैंने यूएस और ऑस्ट्रेलिया के शार्क टैंक्स, इवन यूके का ड्रैगन्स den देखा है मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था, बचपन से मैं काफ़ी फॉलो करते जा रहा था वो शो। और मैंने भी अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे ही पिच किया है कुछ प्रोडक्ट्स को लेके। तो हाँ, तो इंटरेस्ट काफ़ी था, शार्क टैंक का नाम सुना था, बट ऑब्वियसली शार्क टैंक था नहीं उस टाइम इंडिया पे, तो कुछ उसके बारे में कर नहीं सकते थे। और हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, आप एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, तो पहले काफ़ी सारे रिजेक्शंस और काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट झेलना ही पड़ता है, क्योंकि मतलब जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा ही ग्रोथ होगा। तो करेक्ट। तो वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। कोई भी स्टार्टअप में आएगा तो ये ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टअप में आ गए और बहुत बड़ा बिजनेस बना गए और आप करोड़पति बन गए, नहीं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी झेलना पड़ता है, उसके बाद जाके आप कुछ कर पाते हैं। तो वैसे हमारी भी शुरुआत हुई थी शार्क टैंक में भी। हमारा जो आने का मेन रीज़न इसलिए था क्योंकि जो शार्क्स थे वो उन सब ने एक बहुत छोटी शुरुआत की थी, उसके बाद वो लोग बड़े हुए, और हमें जो चाहिए था वो गाइडेंस था। दो हमारे पास जो इन्वेस्टर्स थे ऑलरेडी वो हमें गाइड कर रहे थे, वो एग्रीटेक बैकग्राउंड से आ रहे थे बट जब आप लेंसकार्ट या बोट या फिर भारत पे या एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल्स जैसे बैकग्राउंड वाले फाउंडर से मिलते हैं तो उनके पास काफ़ी सारा मार्केट एक्सपीरियंस होता है, उनके पास काफ़ी सारा टेक्निकल एक्सपर्टीज होता है जो कि आ जाता है। और शार्क टैंक जैसा प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज़्यादा आउटरीच देता है कि इंडिया के मासेस के पास जिनके पास शायद हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड से ना पहुंच पाते, वो तक इस प्रोग्राम से हमारे बारे में जान पाते। तो इसलिए हमने सोचा, और एक्साइटमेंट था क्योंकि बचपन से देखा था तो जाने का तो मन था ही, तो इसलिए अप्लाई किया और थैंकफुली हम वहाँ पिच कर पाए। करेक्ट। सर शार्क टैंक इंडिया के पहले की लाइफ आपकी कैसे थी और उसके बाद चेंजेस क्या क्या है? अभी आप
एक नेशनल टेलीविजन पे आ गए, उसके बाद बहुत सारे लोग आपको जानने लगे, आपके ब्रांड के ऊपर भी बहुत अच्छा उसका एक इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, उसके पहले की लाइफ शार्क टैंक इंडिया के और उसके बाद की लाइफ? हाँ, तो मतलब काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि शार्क टैंक की पहले की लाइफ हमारी नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्ट पे फोकस था, तो प्रोडक्ट पे पूरा फोकस हम कर रहे थे। ज़्यादा मार्केटिंग नहीं थी, ज़्यादा आउटरीच कुछ नहीं था। तो काफ़ी नॉर्मल सी स्टार्टअप नॉर्मल स्टार्टअप लाइफ चल रही थी कि स्टेल्थ में चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपोजर होगा। जब शार्क टैंक का बुलावा आया और हमें पिच करने का इनविटेशन मिला, तो उतना आइडिया नहीं था कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। आइडिया था कि हाँ चलो काफ़ी लोग हमारे बारे में जान पाएंगे, तो अच्छा होगा कि हम आसानी से इतना ज़्यादा आउटरीच कर पाए। पर जब हमारा एपिसोड एयर हुआ और उसके बाद जो रिस्पॉन्सेस आए, मतलब पिछले 2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा एक्चुअली लोगों ने हमारा वेबसाइट विज़िट किया है। हमें 2000 से ज़्यादा इंक्वायरीज और मैसेजेस आ चुके हैं। और लोग अभी भी हमारा कॉल, एक्चुअली अभी भी हमारे फ़ोन्स में रिंग बज रही है। इतना सारा इंटरेस्ट, कंटिन्यू कॉल्स। हाँ, काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं। मतलब हमारी टीम हमें छोटी पड़ रही है ये सब कॉल्स रेड कर दो। हमारे पास 2-3 फ़ोन हमने यहाँ लगा के रखे हैं, बट फिर भी हमें कम पड़ रहा है लोगों का कॉल सेंड करने की। तो हमें सोचा नहीं था, क्योंकि हमारा माइंडसेट था कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी इसको देखेगी या नहीं ये शो, या फिर उतना आउटरीच होगा। बट करेक्ट, सो अमेजिंग, मतलब इतना सारा प्यार मिल रहा है। मेरी जो वाइफ है वो खुद मुझे चिढ़ाती है कि तो सेलिब्रिटी बन गया है करके। यस सर, इसमें जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद आई कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया नॉट फॉर मनी। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस था कि एक मतलब उनकी डेथ हुई, फिर वो आपको बहुत बुरा लगा, तो आपका जो इंटेंशन था इसके पीछे, ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे, वो बहुत अलग था और वो बहुत प्योर, जो हम उसको बोलते हैं कि आपने एक बहुत प्योर मन से ये स्टार्ट किया था। सर, इसका ये बेनिफिट्स है कि आपको शार्क टैंक इंडिया में भी उनको भी बहुत अच्छी लगी ये सारी चीज़ें। जी जी, बिकॉज आपने पैसों को नहीं देखा है इसमें। बिकॉज एग्रीकल्चर में सर ठीक है, अभी आपको सक्सेस मिलेगा, अभी एक बहुत अच्छे मुकाम पे आप जाओगे, बट कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, जब आपने स्टार्ट किया होगा, तब पैसों का इसमें बहुत कम ये था, बट आपका जो इंटेंशन था वो बहुत अच्छा था सर। सो दैट इज द रीजन कि लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं अभी। जी जी, एग्जैक्टली। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो शुरुआत में हमारा जो फिलोसफी था, वो जो जेफ बेजोस हैं उनकी फिलोसफी जैसे जो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना है, तो कस्टमर सेंट्रिक बनाना है। क्योंकि कस्टमर्स अगर आप खुश होंगे तो फिर आपका बिजनेस कहीं भी लेके जा सकते हैं वो। तो हमारा फोकस पूरा हमारा एक्सपीरियंस जो था हम पूरा उसमें डालना चाहते थे। और जितना हो सके हमने जो हमारे ट्रायल्स किए, जो पायलट्स किए हमारे कस्टमर साथ, हम उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते थे। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी खुशी भी हो या दुख भी हो, दोनों में हम उनके साथ जुड़ना चाहते थे। क्योंकि अगर वो खुश है तो चलो बिजनेस तो बन ही जाएगा, दैट इज़ इवेंचुअलिटी, वो बन ही जाता है। पर कस्टमर खुश हो तो फिर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो, जब कोई फार्मर फोन करके बोलता है कि हाँ आपकी वजह से जो है हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, या आपकी वजह से हमारे गाय की जान बच गई, तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत, मतलब वो बता नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, यस यस यस। सर, आपका जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो बहुत एक हम बोल सकते हैं कि सीखने वाला एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर, आप सजेशन क्या दोगे जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जिनको स्टार्टअप अपना एक ओपन करना है, तो आपका सजेशन क्या होगा उनके लिए? तो मेरा सजेशन है, पहले तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मेरा जो सजेशन है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये होगा कि आपको बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि जो जर्नी है एक स्टार्टअप फाउंडर की बहुत मुश्किल होती है, तो काफ़ी पेशेंस होना ज़रूरी है। तो पेशेंटली आपको आगे जाना चाहिए। सेकेंडली, आपको काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, आपको उस पर नहीं फोकस करना है। और थर्डली, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एक बेहतरीन टीम हो। क्योंकि जितनी बेहतर टीम आपके पास होगी, उतना ज़्यादा अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे कि 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो उसमें से 90% फेल हो जाते हैं। तो इसलिए होते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके पास आइडिया अच्छा नहीं था, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस आइडिया को। तो इसलिए आप जो भी आप शुरू करना चाह रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट कितनी अच्छे से कर पाए उस पर फोकस करें। आप हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब हमें इसे बेचना है, वो नहीं चाहिए। आप कस्टमर से बात करिए, कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझिए और उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं, तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा।
करेक्ट करेक्ट सर। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। एंड सर वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर शार्क टैंक इंडिया एंड ऑल्सो फॉर योर प्रोडक्ट, जो कि हिंदुस्तान के बहुत सारे फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर बैंटर, आपने बैंटर विद चेतन में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, एंड थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।